ओके जी, तो एक कल आपको क्विज मिला होगा, वो हो गया? अच्छा, उसमें एक ही ट्रिक थी, आई थिंक वो आप लोगों ने पिक की है, मे बी नहीं की, कि एक कूपन जो उसमें था वो मिस था। उसमें ये था ना कि एक कूपन आपने सिर्फ अक्रू करना था और उसको रिसीव या पे नहीं करना था, तो वो हैंडल हो गया था या गलत हुआ था? गलत हुआ था। चलें देखिए, आप एग्जामिनर इस लेवल पे भी जा सकता है। इशूअर वाली साइड डिस्कस कर लें, अभी कर लेते हैं। मुझे बताओ, ये हम यहाँ पे आते हैं, यही था सवाल, यही है ना? ओके, इशूअर वाली साइड में कह रहा है कासिम लिमिटेड इशूड द डिबेंचर्स विद द इंटेंशन टू सेटल देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अच्छा, सेटल देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा भाई, वसीम लिमिटेड परचेज 500,000 डिबेंचर इशूड बाय द कासिम लिमिटेड। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कासिम लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से। उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना था, सिंपल। देखो, जब अमोर्टाइज कॉस्ट होती है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ अमोर्टाइज करना होता है। जब मैं इशूअर के केस की बात करूंगा, इस केस में, तो मैंने पहले साल में कुछ बुक ही नहीं करना। रीजन क्या? मैं कुछ अमोर्टाइज कर रहा हूं क्या? मैंने कोई कूपन देना है क्या? मेरी कोई ऑब्लिगेशन है? तो मैंने पहले साल में कुछ भी नहीं करना था। दैट वाज द रीजन बिहाइंड कि मैंने जानबूझ के सवाल को कहा कि ऐसा सवाल बना जिसमें एक का अमोर्टाइज कॉस्ट है और दूसरे का फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया है, अमोर्टाइज कॉस्ट में तो आपको पता है ना, ये पैसे आज इन्वेस्ट किए, यहां से यहां तक पहुंचना है, तो हर साल कुछ ना कुछ तफरी चलती रहेगी। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में व्हेन यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, यू विल नॉट बुक एनी इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है? तो वहां तो सिंपल अकाउंटिंग है, जब पे करना है तब बुक करो, कहानी खत्म। हाँ, अलबत्ता उसकी फेयर वैल्यूएशन हुई थी, क्योंकि आपने सिक्योरिटी को रखना किस पे? फेयर वैल्यू पे। तो आपसे कोई पूछे पहले साल में आपने अमोर्टाइजेशन क्यों नहीं की, जवाब क्या आएगा? क्योंकि अमोर्टाइजेशन होती ही नहीं है, क्योंकि आपको पीरियड ही नहीं पता। तो चले, मुझे खुशी होती है जब बच्चा इस जाल में फंसता है। तो दो चीज़ें हो गई, एक आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपको पता लग गया अगर ऐसा सवाल आएगा तो हैंडल कैसे होगा। क्लैरिटी है? तो ये आपके सामने, मेरे ख्याल से आप यही पूछ रहे होंगे ना पहले साल में आपने। हाँ, तो इसलिए नहीं बुक हुआ ना, क्योंकि आपने कुछ पे करना है, पहला सवाल नहीं। दूसरा, कुछ अमोर्टाइज करना है नहीं। ऊपर इसलिए एक्सपेंस बुक किया या इनकम बुक की क्योंकि वहां पे अमोर्टाइजेशन हो रही है। यानी एक हिस्सा जो ये मैंने इंटरेस्ट का पे किया है ना, ये कोई मेरी रिसीट नहीं है, ये क्या है? अमोर्टाइजेशन है। वो एक हिस्सा मैंने क्या किया है? अमोर्टाइज किया है। क्लैरिटी है? चलें जी, ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला इंटरेस्ट और, हाँ वही हुआ है ना, फेस वैल्यू पे ही होगा। 100 मिलियन, नहीं 500, इसको आप अप्लाई करेंगे इस पे। कूपन कितना है सवाल में? 15% ना। तो आपने इंटरेस्ट लगाना है कितना? आपके पास टोटल कितना है? 100 मिलियन। 100 मिलियन का 15% कितना आता है? 15। हाँ, ये 15 आएगा, ये गलत है, 7.5 नहीं होना चाहिए। इशूअर की अकाउंटिंग में बॉन्ड पेबल से नेट नहीं होगा। नहीं, अभी एक मिनट ना, वापस से। एक बच्चे ने सवाल किया है कि सर क्वेश्चन में इशूअर की अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बॉन्ड पेबल से नेट नहीं होगा। देखो अगेन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है नेट तो होती है, पर क्या मैं उसको नेट करके रखता हूं या वन टाइम एक्सपेंस आउट कर देता हूं? नेटिंग कब होती है? अमोर्टाइज कॉस्ट होती है, कुछ अमोर्टाइज करनी होती है। तो इसलिए शहीर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको नहीं करेंगे। वो करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा माहिन। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसने शायद कूपन में यहाँ पे भंड मारा है। फेयर वैल्यू पे इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, सही ना? कूपन का भंड मारा है इसने। मेरे ख्याल से कितना परसेंट ले लिया? हाफ ले लिया उसका। अच्छा, ऊपर वाले पे लगा दिया भंगी ने। चलो, इसका तो हिसाब किताब हम उससे करते हैं, पर ये सही है, ये सही कह रहे हो बिल्कुल। इस पर कूपन वो वाला आएगा जो आपने निकाला है, आई थिंक 15%। सही है जी। इस पर अभी हम क्लास के बाद उसका हिसाब करते हैं। नहीं, बीच में मतलब
लास्ट में परचेज किया मतलब हाँ, तो कब परचेज किया है? आखिर में? ये कहाँ लिखा हुआ है आखिर में? नहीं देखें, अब लिखा हुआ है ना बेटा इसमें, सिंपल कासिम लिमिटेड ने इशू किए, उसमें से उतने इतने परचेज किए हैं, तो जिस वक्त इशूएंस हो रही है उसी वक्त परचेज हो रही है। इसमें आखिर की डेट कहाँ से आ गई? ये तो आप कॉन्सेप्ट ही गलत अप्लाई कर रहे हैं ना। सही, कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई कर रहे हो। सही है। अच्छा शहीद, बात क्लियर हो गई। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे इसको जो कूपन लगाना चाहिए ना, इसने पता है क्या किया है बेवकूफ़ी, यहाँ पे नशे में हो गई रात में, इसने वही वाला रेट यहाँ चिपका दिया है, जबकि इसको सिर्फ एक पार्टी को नहीं देना, इसने सबको देना है। यानी जो जो इसकी इन्वेस्टमेंट परचेज करके बैठा हुआ है सबको इसने कूपन देना है। तो ये मार्क टू मार्केट तो चस्सी हमारे सौले भाई पूरी कर गए हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगाया है उन्होंने वो सब पे नहीं लगाया बल्कि हाफ पे लगाया है, तो वो हम सही कर लेंगे, ये आपको सही होके मिलेगा वहाँ पे। सही है जी, बिल्कुल। अच्छा यार, ये सही पकड़ा आपने। चलें जी, ओके, अब हम आगे चलते हैं। आप अपने पास हेडिंग डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ ओन क्रेडिट रिस्क। माइन कह रही है सर किसी ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं हुआ, फॉर सपोज अप्रैल से शुरू हुआ, तो मंथ्स के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, मंथ्स के हिसाब से करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ईयर एंड अलग है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी आज करेंगे शायद ऐसा सवाल प्रोबेबली। अच्छा पहले यकजहिती से बता दो, ये क्विज के रिलेटेड बातें क्लियर हो गई? सही है, दोनों चीज़ें। आपका वाला सवाल था लाइबिलिटी वाला, वो सेटल कर दिया मैंने। उनका बिल्कुल सही सवाल था कि सर हाफ कूपन क्यों बुक हो रहा है, जबकि होना पूरा चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। सही है जी। ऑनलाइन वालों प्लीज़ बता दो, क्लियर है? शहीद, माहीन और सारे बच्चे, क्लैरिटी है? ओके डन। अच्छा भाई, हमने हेडिंग डाली है अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ ओन क्रेडिट रिस्क। आए एक एक करके देखते हैं। मैंने ये कहा, आप तसव्वुर करें कि आप हैं एक इशूअर। आप कौन है? इशूअर हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं अच्छा, क्योंकि क्रेडिट रिस्क किसका देखा जाता है जल्दी बताओ? इशूअर का ना, कि मैं अगर किसी को पैसे दे रहा हूं तो मैं देखूंगा कि वो कितनी रिस्की कंपनी है। एक एक करके बताओ मुझे। जिस कंपनी का क्रेडिट रिस्क ज्यादा होगा, अज्यूमिंग, मेरे ख्याल से उस कंपनी की रेटिंग, क्योंकि क्रेडिट रिस्क ज्यादा ही इसलिए है कि भाई उससे कोई मसले चल रहे हैं, तो रिस्क मेरा, रेटिंग कम है। ये बात समझ आती है? अच्छा, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी की जो सिक्योरिटी वैल्यू है, क्या सही लिखा हुआ है? खुद सोचो ना कि ये अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में फ्लोट करने के लिए, लोगों से पैसे लेने के लिए अपनी सिक्योरिटी डिस्काउंट पे बेचेगा, वैल्यू कम हो जाएगी। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, अब मैं अज्यूम करता हूं एक बात समझाने के लिए। हुआ ये कि हमने अपनी सिक्योरिटी को, यानी इशूअर ने अपनी सिक्योरिटी को रखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे, इधर रखा हुआ है भाई। सही है जी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे, ये आ गया भाई। अच्छा, हुआ ये कि जनवरी 1 पे जब इसने इशू किया, जनवरी 1 2024 पे जब इसने सिक्योरिटीज को इशू किया, तो इसने आई थिंक कोई 5000 बॉन्ड इशू किए, और एक बॉन्ड इसने इशू किया लेट से 100 रुपए का। 100 रुपए क्या है भाई इसकी? फेस वैल्यू। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ रहा है? 5 लाख। अच्छा, हमने कहा इसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी थी, तो उसने क्या चार्ज किया? प्रीमियम साल के। ऐसा हो सकता है ना कि हालात साल के आखिर में जाते जाते चेंज हो जाए,
डेफिनेटली हो सकता है, कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। हमने कहा प्रीमियम जो इसने चार्ज किया है वो किया है सर 5000 बॉन्ड्स इनटू 5, तो ये 25,000 हो गया, तो ये हो गया आपका 525। ये 525 को मैं क्या नाम दूंगा? फेयर वैल्यू। अच्छा, ये बात आपको बखूबी पता होनी चाहिए कि ये जो फेयर वैल्यू हमने निकाली है इसके ऊपर हम एक चीज पे करेंगे जिसका नाम है, लगाओ 2% कितना आता है? 2% 10,500। ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे ना। कितना आता है ये आ गया। सर आपने इसकी एंट्री बनाई होगी, कैश आया होगा इसके पास, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस 10,000 और बॉन्ड पेबल 514 या 525 फेयर वैल्यू पे, ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। ये बात हो गई। सर प्रैक्टिकली कंपनी इस चार्ट में डिस्काउंट या प्रीमियम पर इशू करती हैं, रिडम्पशन दोनों होता है। प्रैक्टिकली कंपनी इस चार्ट में ही डिस्काउंट या प्रीमियम की बात करती है और आखिर में भी करती है, डिपेंडिंग ऑन आपका सौदा कैसे हुआ है। अगर हाईली प्रिविलेज कंपनी है वो आपसे प्रीमियम लेगी और आपको वो प्रीमियम वापस नहीं करेगी। एक ठगी हुई कंपनी है तो ये भी हो सकता है कि वो शुरू में आपको बोले कि मैं आपको डिस्काउंट पे इशू कर रही हूँ और आखिर में पैसे फेस वैल्यू पे दूंगी, या हो सकता है उससे भी ज्यादा। तो इशूअर का वो टेक्निकली दो नुकसान होते हैं, एक आज पैसे कम मिल रहे हैं, दूसरा आगे देने होंगे ज्यादा। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी क्या करेगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हालात और वाकयात के ऊपर। तो वो हमें जो हालात वाकयात होते हैं उसकी अकाउंटिंग आनी चाहिए बस। चलें, हमने कहा ये हिसाब किताब हो गया डे 1 का। रीडिंग अच्छी थी तभी हमने क्या चार्ज किया है? प्रीमियम। अच्छा जी, अब हमने कहा ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। ये चीज आ गई भाई इधर। ओपनिंग अगर मैं कहूं तो मेरे पास कितना है? 525। क्या मानते हो इस 525 में ये जो 25,000 रुपये है ये प्रीमियम है? हमें वैसे भी पता है सर ये प्रीमियम है। क्या इसको मैं अमोर्टाइज करूंगा? नहीं। क्यों सर? क्योंकि पीएनएल है सर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेंज एंड पर तो नहीं है ना इसका। समझा नहीं अली, क्या लिखा है तुमने? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेंज एंड पर नहीं है इसका। ये कौन सी जबान है भाई? अली प्लीज मेरी आंखों में देख के बोलो, सही बोलो कि क्या कहना चाह रहे हो। मतलब नहीं मैं समझा नहीं जानी सर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेंज एंड पर तो नहीं है ना इसका। इसका मतलब आगे लिख रहे थे, ये भी बात नहीं समझ आई जानी, और क्लियर लिखो प्लीज बताओ मुझे। अच्छा भाई मुझे बताएं, इसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा मुझे ये अमोर्टाइज तो नहीं करना ना प्रीमियम। रीजन क्या है अमोर्टाइज ना करने का? पीएनएल पे और मुझे पता नहीं है, कभी भी बेच दूंगा, तो इसलिए मेरे पास पीरियड डिफाइंड नहीं है, तो मैंने कोई अमोर्टाइजेशन भी नहीं करनी है। अच्छा चलें, जो मेन कंसर्न है, बात है समझने की, वो ये है कि सर कूपन कितना है? आपने कहा 15%। सिंपल ये 15% इस पे चिपकाएंगे, 75,000 ये आ गया, 75,000 ये आ गया, ये 525। अगेन प्रीमियम उड़ के क्लोजिंग पे पहुंच गया। उसने कहा आपको अमोर्टाइज करना ही नहीं है, फेयर वैल्यू में खुद ही घूमता रहेगा, आपको पंचायत करने की कोई नीड नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब चलेगा। हमने कहा चलें सर इसकी एक एंट्री बनाई होगी हमने, कैश क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। कितने से? 75,000 रुपये से। ये अब तक की बेसिक अकाउंटिंग। हमने कहा अब हम साल के आखिर में आ गए तो हम इसको किस पे ले जाएंगे? क्योंकि यू वांट टू सेटल इट एट एनी टाइम यू वांट, तो यू नीड टू नो द फेयर वैल्यू, तो इसको हम किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू पे। अच्छा अब आपको ये पता है कि जो फेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं
यहां पे लिखेंगे हम जो फेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं, आज तक आपने सीखा था कि वो चेंजेस थे मार्केट रेट के चेंज होने की वजह से, मार्केट रेट के चेंज होने की वजह से। ये आपने खुद सीखा था मेरे साथ। अच्छा, ये सवाल आ गया इसका, एंड पर जो हम अगर ज़्यादा पे करेंगे, भले वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था इनिशियली, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ऐसा हो कैसे सकता है कि एंड पे आप उसको ज़्यादा पैसे पे करो जो कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था? क्यों ज़्यादा पे करेंगे? कोई जवाब है इस बात का? नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि मैं आखिर में प्रीमियम दूंगा तो मतलब दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। आखिर में अचानक से आके तो ज्यादा नहीं दूंगा ना, कोई लॉजिक ही नहीं बनती है। अली बात समझ आती है? ये सवाल रेलेवेंट है ना मेरी जान, आखिर में जाके ज्यादा क्यों दूंगा? ये तो मैंने तो ये सिखाया कि डे 1 पे सब डिसाइड हो जाता है, और वो डिसीजन भी कैसे बेस करता है? हालात और वाकयात के ऊपर। सिंपल। तो जैसा है वैसी उसकी अकाउंटिंग कर लेनी है। आखिर में आगे जाके तुम तसव्वुर करो मैं क्यों ज्यादा पैसे दूंगा। यानी एक बंदा मुझसे बोल रहा है कि भाई मैंने जो आपको पैसे दिए थे वापस दो, मैं बोलूंगा यहाँ से गले लग, तू इतने ज्यादा पैसे ले ले। वो बोलेगा यार क्यों? बोलेगा बस तुम गले लगे हो मेरे, इसलिए पैसे ज्यादा ले लो। बोलेगा आज वापस लग जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि यार क्यों दूंगा ज्यादा पैसे? कोई सेंस नहीं बनता। मतलब हम लोग सवाल तो करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ऑडिट में तो माशाल्लाह हम 3 गुना आगे निकल जाते हैं अपनी औकात से कि भाई क्या चल रहा है। कहने का मतलब है पूछो तो देखो तो सही, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है? या तो तुम्हें लग रहा है वो इंतहाई गरीब है, तुम्हारी लायबिलिटी 100 रुपए की है, तुमने 102 दे दी है। कितने ज्यादा दी है? कॉन्ट्रैक्ट में तो नॉर्मल अकाउंटिंग सीखो ना, 100 रुपए की लायबिलिटी 102 में सेटल होगी, उसी टाइम लॉस हो जाएगा। जो कि तुम्हें पहले पता, मैंने हाइपोथेटिकल तुम्हारी मोहब्बत में सिखा दिया। अगर तुम्हें पहले से पता होता तो क्या तुम उसको आखिर में बुक करते ओवर द पीरियड? क्योंकि तुम उसको 100 से फिर 102 पे लेके जाते ना, किसके जरिए? ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होते 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 वो किस पे पहुंच जाता? अब वो कह रहा है मार्केट वैल्यू की वजह से बीच में ज्यादा दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मार्केट वैल्यू से बीच में चेंज हो सकती है, आखिर में चेंज क्यों? पोटेंशियल खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इक्वल हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कब? आखिर में। ये तो हमने बेस लाइन ही शुरुआत यहां से की है, सही है। फिर भी तुम्हें ज्यादा पैसे देने हो, बहुत ज्यादा पैसे आ गए, लॉस बुक कर लेना, लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। 100 रुपए से 102 रुपए जेब से जाएंगे, बाकी लॉस। कोई बोले आपने इसको अमोटाइज क्यों नहीं किया? बोलोगे पता ही नहीं था, ये तो खुद की मस्ती है, आज हो रही है, क्या करेंगे? लॉस। अगर पता होगा तो क्या करते हैं? अमोटाइज। जैसे आप सोचेंगे वैसी अकाउंटिंग है। अचानक से लॉस आ गया, लॉस है, बुक कर लें। अली जानी क्लियर है? पर हमें इतना अच्छा इंसान क्यों बनना है? मतलब मैं 100 रुपए की चीज 102 में क्यों सेटल करूंगा? मुझे क्यों, मैं पागल हूं क्या? मतलब ये करूंगा, मैं नहीं करूंगा कभी जिंदगी में। सही है, ओके। अच्छा सुने वापस से हम कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम क्लोजिंग पे आ गए थे। हमें इसको किस पे लेके जाना है? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, फेयर वैल्यू पे लेके जाने से पहले यू गाइस नीड टू डिटरमाइन कि भाई फेयर वैल्यू चेंज होती क्यों है। या तो मार्केट रेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब कहानी सुने, कहानी ये है, हाँ आप उसके बाद दूसरी चीज लिंक करते हैं। कहानी ये है कि मार्केट रेट हो गया चेंज, सही है। मार्केट रेट जब चेंज हुआ तो हमें पता लगा, प्लीज सुनिएगा, हमें पता लगा कि यार मार्केट रेट्स जो है ना चले गए ऊपर। इस वजह से हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू अभी मैं टेक्निकल बात करूंगा तो फोकस रखना है यहां पे। सिक्योरिटी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट और मार्केट चेंज। ये बात याद रखिएगा, मार्केट चेंज की वजह से। अब होगा क्या, आपकी सिक्योरिटी जो इन्वेस्टर लेके बैठा हुआ है मार्केट में, वो बेचने जाएगा ना, लोग उसको पैसे कम देंगे, बोलेंगे मैं पागल हूं तुझसे खरीदूं, मैं मार्केट से खरीद लूंगा, ज्यादा रेट मिल रहा है वहां पे। अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हमने 15% लिखा था ना कूपन, अब हमारे पास मार्केट में रेट चल रहे हैं, तो आज आप प्लीज सुनिएगा, आज आप अपनी लायबिलिटी सेटल करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जेब से पैसे जाएंगे कम, क्योंकि आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम है।
पहले बताओ बात समझ आती है? वो हमने पूरा टाइम लगाया है इसके ऊपर। ऑनलाइन में लोग बताओ यहाँ तक कोई इशू, ताकि इसके आगे बात करें। फिर मैंने कहा हमारे बॉन्ड की जो वैल्यू है वो गिर गई। शुरू में कितनी थी? ये देखो ना यहाँ पे 105, सही है। उसने कहा आपके बॉन्ड की वैल्यू हो गई 103, 103 हो गई। वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि आज आप अगर अपनी लायबिलिटी को सेटल करने जाएंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कम है, और जो फाइनेंसर होगा जैसे किसी और को अगर चिपकाएंगे तो वो ऐसी बात है आपको उसको पैसे कम देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कम वैल्यू की लायबिलिटी सेटल कर रहा है। रीजन क्योंकि उसका रेट कम है। रेट क्या है? मार्केट में रेट ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा यार रेट भी तो तुझे कम मिल रहा है ना, आज तो अगर मार्केट से, मैं दूसरे बंदे को क्या बोलूंगा जिसको मैं चिपका रहा हूँ ये लायबिलिटी, मैं उसको बोलूंगा अगर तुम मार्केट से फाइनेंस रेज करोगे तुम्हें सूद कितना देना पड़ेगा? 18%। मुझसे ले लो यही पैसे, आगे खेलते रहना, सूद कितना देना पड़ेगा? 15%। क्या फर्क है? तो मेरी वैल्यू कम होगी, तो मेरी लायबिलिटी सेटल भी किस पे होगी? क्योंकि मेरी लायबिलिटी का रेट क्या है? कम है। पहले बताओ अब तक कनेक्टेड है? पक्की बात है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि क्योंकि हमने कुछ ऐसे कारनामे किए कंपनी में कि हमें हो गया लॉस, तो हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बिगड़ गई। सही है। तो हमने ये कहा कि भाई हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। उसकी वजह से अब जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो शेक हो गया। तो अब हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू, यानी आज इन्वेस्टर का सोचो, हाँ इशू तो हम है, इन्वेस्टर किसी और को इन्वेस्टमेंट बेचने जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। रीजन वो बोलेंगे भाई ज्यादा रिस्क है। पर ये जो अब मैं बोल रहा हूं ज्यादा रिस्क है, क्या वो रेट का रिस्क है या उसका अपना रिस्क है? अपना क्रेडिट रिस्क है। किसका? इशूअर का। किसका? इशूअर का। तो मैंने कहा मुझे लगता है इसकी वजह से भी सिक्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने कहा आ गई 101 पे, 101 पे। अच्छा, अब सर इस पॉइंट पे ये डिस्काउंट पे भी बेच सकता है ना, सोच के कि अभी बेच दे, तो बेसिकली माइन हो ही ये रहा है कि वो डिस्काउंट ही तो इनकॉर्पोरेट होता जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है और वही इशूअर का फायदा है, वही इशूअर का। यानी अब सोचे ना, मैंने एक लायबिलिटी रखी हुई थी 105 पे, सही है, मार्केट में रेट्स ऊपर चले गए, तो कोई तीसरा चौथा पांचवा बंदा मार्केट में अगर मार्केट से लोगों से फाइनेंस लेने जाएगा, उसको सूद कितना देना पड़ेगा? 18%। ऐसा है? कितना देना पड़ेगा? यही पैसा वो मुझसे ले ले तो 15% पे। तो मैं बोलूंगा यार तेरे को मैं कम रेट वाली लायबिलिटी दे रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी के पैसे भी तुझे कम दूंगा। बात समझ आ रही है? जो इशूअर का फायदा है वो इन्वेस्टर का नुकसान है। पहले बताओ यहां तक साथ हैं हम? अच्छा, एक सवाल आया, रिस्क इंक्रीज होगा तो रिटर्न भी इंक्रीज होगा ना? नहीं 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 नहीं, अभी तो उलट से सोच रहे हैं ना। अभी तो सुने, देखो क्या अभी सिक्योरिटी इशू होनी है या हो चुकी है? ये तो मार्केट में जा चुकी है, अब तो कार्रवाई अलग चल रही है, अब तो इन्वेस्टर के पैसे फंस गए। हम उसकी बात भी कर रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं। टेक्निकली जो इन्वेस्टर मुझे पैसे दे के बैठा हुआ है उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई। रीजन पहला, मार्केट रेट। मार्केट में अगर यही पैसे आज किसी और सिक्योरिटी में डालता तो कितना रिटर्न मिलता? मिल कितना रहा है? तो इसकी सिक्योरिटी की वैल्यू, जो लोग हैं इस सिक्योरिटी को वैल्यू नीचे आ गई। दूसरा, वही इन्वेस्टर कटाना चाहे, बोले जाओ यार मेरे को बेचनी है ये इन्वेस्टमेंट, तो बेचने जाएगा, बोलेगा भाई मैं उससे भी पैसे कम दूंगा, मैं खरीदने को तैयार हूं, मैं खरीदने को तैयार हूं। रीजन, अब देखो जैसे बच्चे ने लिखा है ना कि सर जब रिस्क होता है तो रिटर्न ज्यादा होता है ना, रिस्क होता है तो रिटर्न, यहां पे तो रिटर्न कम है। नहीं, आप ये सोचें, जब यही इन्वेस्टर दूसरे को सिक्योरिटी चिपकाएगा ना, उसको फायदा होगा क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। करंट इन्वेस्टर रिस्क, दूसरा इन्वेस्टर रिस्क ले रहा है, तो उसको वो सिक्योरिटी मिलेगी बहुत सस्ती, तो रिटर्न ज्यादा हो गया ना। देखो भाई आज को सस्ती मिल रही है, उसने कितने की खरीदी थी?
इसको कितने की मिल रही है, तो वो रिस्क ले रहा है ना, तभी तो उसका रिटर्न ज्यादा है। तो अब रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे डूबेंगे नहीं डूबेंगे, वो बात की बात है, मिली तो सस्ती ना, तो वो तो बात यहां से प्रूवन है कि जितना आप रिस्क लेते हैं उतना आपका रिटर्न। पर ये वाला रिस्क अब ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ले रहा होगा या न्यू वाला? ये तो हमने इन्वेस्टर की बात की है, हम कौन है? इशूअर। पहले बताओ कहानी समझ आती है? फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए, जल्दी बताएं। आदिल कह रहे हैं सर इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट देगा अगर मार्केट में 18% रेट है, इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट नहीं देगा, मार्केट खुद ले लेगी। इन्वेस्टर क्यों देगा? इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर ये बोलेगा भाई ये सिक्योरिटी बेचने लगा हूँ 105 की बेच रहा हूँ, वो बोलेगा निकल यहाँ से, मैं दूसरे से खरीद लूंगा। 105 की इन्वेस्टमेंट अगर मैं मार्केट से खरीदूंगा मुझे रेट कितना मिलेगा? 18। तो आपको अगर मुझे चीज बेचनी है तो वो 105 की नहीं होगी, रीजन मार्केट रेट। फिर मैंने कहा मैं तुझसे और सस्ती खरीदूंगा, क्यों? क्रेडिट रेटिंग। जिस बंदे की तू सिक्योरिटी मुझे बेच रहा है उसकी रेटिंग वर्स है, तो मेरा रिस्क, तो आप मैं पैसे कम लें मुझसे और अपनी सिक्योरिटी बेचें। पहले मतलब तो कहानी समझ आती है, पक्की बात है। ऑनलाइन में लो प्लीज कंफर्मेशन दे दो। मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर की इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाती है ना। ये शहीद क्या कह रहे हैं बस सुनिएगा, जानी इधर। मार्केट वैल्यू रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर की इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हो जाती है। यही तो कह रहा हूं मैं भी, ये तुमने एमएफए में रट्टा लगाया मुझे पता है। वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है वैल्यू क्या हो जाती है। पर उसको आपने रट्टा तो लगा लिया, अब उसको यूं सोच लो ना कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है क्योंकि मेरा रिस्क, तो मैं उसको वैल्यू कम दे रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट किया है ना, उसको कम पैसे दे रहा हूँ। दो वजह से, एक तो मार्केट का रेट ज़्यादा चल रहा है तो लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और ऊपर से रिस्क ज़्यादा है क्योंकि उसके हालात वाक़यात ऐसे चल रहे हैं, तो मैं पैसे उसको कम दूंगा। सही है? पहले बताओ ऑनलाइन वालों, एक साथ बताओ क्या यहाँ तक कनेक्टेड हो? आगे बात तब बनेगी, इस कॉन्सेप्ट का जो असल क्रक्स है वो तब समझ आएगा। आदिल कह रहे हैं ओके हो गया, बाकी बता दो भाई। शहीद भी कह रहे हैं, कशिश भी कह रही हैं ओके हम साथ हो गए, अब वापस से आ जाएं इधर। यहाँ तक की कहानी ओके हो गई। अब हमने कहा कि यार मुझे करनी है इसकी फेयर वैल्यूएशन। फेयर वैल्यू कितनी चल रही है, 103 या 101? 103 क्यों नहीं, 101 पे आ गई ना। पर 101 पे क्या मार्केट की वजह से आई है या अपनी हरकत की वजह से? अपनी हरकत मतलब आपने कुछ ऐसे मसला किया कि क्रेडिट रेटिंग आपकी खराब हो गई। चलें, अब मैंने कहा 101 इंटू, हाँ भाईजान कितना, 5000 कितना आता है? 5 लाख। 5000 की आ गई वैल्यू। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो वैल्यू का डिप है, डिक्लाइन है, ये इन्वेस्टर का नुकसान है? इन्वेस्टर का, और हमारा फायदा है। देखो इन्वेस्टर का नुकसान है, हमारा फायदा है। हमारा फायदा इसलिए, अभी तो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन किया कि आज ये आप उसी इन्वेस्टर से सौदा कर लो कि यार डील खत्म करते हैं। वो बोल रहा है मुझे कहीं और पैसे डालने हैं, मैं कह रहा हूँ सही है डाल ले भाई, बिल्कुल डालो। पेनल्टी क्यों होगी? क्या ये इसके कंट्रोल में या मार्केट डायनामिक्स है? हो गई नहीं तो इशूअर पे अमोर्टाइज कॉस्ट पे होता तो ये मैंने जो 15 मिनट से बोल रहा हूँ ये बोलता ही नहीं, कोई चलती ना। वापस से मैं कह रहा हूँ कि 15 मिनट से मैं बोल रहा हूँ ये बोलता ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता जो मैं करा रहा हूँ ओन क्रेडिट रिस्क का। सही है? तो हम वो तो कर चुके हैं, हम तो सिंपल। अब मुझे बताओ, हाँ हमें पैसे कम देने पड़ेंगे इसलिए फायदा हुआ, क्या है तसाम सही कह रहे हैं? सिंपल सोचो ना, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, यही लायबिलिटी किसी और को चिपकाओगे ना। एक बी कंपनी है, उसको लोगों से पैसे चाहिए। मैं कह रहा हूँ लोगों से क्यों ले रहा है भाई, मुझसे ले ले। बोलेगा तू मुझे क्यों पैसे दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। मैं कहा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, लायबिलिटी सेटल कर रहा हूँ। बोला क्या मतलब? मैंने कहा जो मुझे लोगों को पैसे पे करना है वो तू कर देना पैसे पे। तो बोल रहा है मुझे तुझसे खरीदने का फ़ायदा क्या है? मैं वो पैसे कम दूंगा, इतने पैसे दूंगा। बोल रहा पैसे कम क्यों दूंगा? मैं कहा भाई सीधी सी बात है, मेरी जो सिक्योरिटी है उसका रेट क्या है, तो मैं कम में सेटल करूंगा, निकल सकता हूँ ना चिपका के इसको, लॉजिकल बात है। अगेन कह रहा हूँ, इस केस में जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ
क्या इसमें इशूअर का फायदा है ना, और इन्वेस्टर का नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई है, तो मैं लायबिलिटी सेटल भी कम पे करूंगा। अच्छा, अब मुझे एक बताते हैं, आपके पास ओवरऑल गेन कितना आया? 20,000 रुपए का। सर ओवरऑल गेन आ गया 20,000 रुपए का। हम एक एंट्री बनाते हैं आप लोगों के लिए, बॉन्ड पेबल डेबिट कितने से? ये मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। आगे सुनिएगा, जब ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मॉडल है तो स्टैंडर्ड ने कहा यहां पे इंसानों की तरह, एक मिनट रुको, एक चीज सीखो। वो चीज क्या है? स्टैंडर्ड ने ये कहा कि आपको ये फायदा हो गया। किसको फायदा हुआ है? इशूअर को। एग्रीड? इशूअर को कहा गया तुम्हारी लायबिलिटी तो कम हो गई, वो हो गई डेबिट, मान लिया। वो कह रहा है फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल जो रिकॉर्ड करोगे, वो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ओनली रिलेटेड टू मार्केट करना। बाकी जो तुम्हारी अपनी कारस्तानियों की वजह से तुम्हें गेन आया ना, तो तुम अपने शेयर होल्डर को बेवकूफ नहीं बनाना कि यार हमने गेन कमा लिया। ओ भाई, वो गेन तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से आया है कि अपनी रेटिंग खराब करके बैठे हुए हो। देखो, इसने अपनी रेटिंग खराब की, हाँ या नहीं? इसकी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई? फायदा हो गया। किसको हुआ? इशूअर को। इशूअर के शेयर होल्डर्स होंगे, वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं। बोलेंगे वाह यार, रेटिंग खराब होते गेन आ रहा है, क्या बात है। तो हर कंपनी बोलेगी रेटिंग खराब करो अपनी, आखिर में आगे फायदा ही होना है ना। तो कहने का मतलब उसने मतलब ये होशियारी नहीं चलेगी। आपकी वैल्यू में डिक्लाइन आया, मार्केट का चेंज आएगा, दैट इज योर जेन्युइन गेन। पर उसके अलावा जो चेंज आएगा वो आपका अपना फंड है, तो वो गेन है ओसीआई में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। पीएनएल को नहीं खराब करना, इंसानों वाली अकाउंटिंग करो। ऐसे तो सारे लोग बोलते भाई हम तो हैं ही सेटल करने के लिए रखी हुई लायबिलिटी। उसने बोला रखो, जैसे ही साल का आखिर आया क्रेडिट रेटिंग ठोक दी, आगे पैसे चाहिए नहीं, गेन ही गेन है। तो कहने का मतलब ये कि ये नहीं होना चाहिए। उसने बोला मार्केट को मॉनिटर करो, मार्केट में जो मार्केट रेट के चेंज के हिसाब से तुम्हारा गेन है, वो जो जेन्युइन गेन है वो मार्केट की वजह से आया है, तुम उस गेन को बुक करो। पर इसके अलावा जो गेन तुम्हारी अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से आया है ना, वो कहां जाएगा? ओसीआई में। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया? दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट के रेट चेंज और क्रेडिट रेटिंग चेंज की वजह से आपका फेयर वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन प्लीज बताओ, बात क्लियर है? अच्छा, अब मतलब ये कह रहे हैं एहतसाम, इन्वेस्टर तो फिर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे? बिल्कुल, इसलिए तो कहा गया कि तुम उसको डिसीव नहीं करना। इसलिए ये तो डिस्करेजमेंट है ना कि अपनी क्रेडिट, देखो यूजुअली लोग जानबूझ के क्रेडिट रेटिंग को गिराते नहीं है। प्रैक्टिकली बात करें तो क्यों गिराएंगे यार, उसको आगे बिजनेस नहीं करना, क्या करना है। पर वो कह रहा है किसी भी रीजन की वजह से आपकी क्रेडिट रेटिंग नीचे आई, उसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हुई, तो भाई आपका गेन है, मानते हैं। लायबिलिटी कम होगी, ये भी मानते हैं, पर उसको पीएनएल में नहीं दिखाना। पीएनएल का मतलब ये कि जेन्युइन गेन लॉस, दिस इज नॉट अ जेन्युइन गेन लॉस बिकॉज दिस इज ड्यू टू योर ओन फॉल्ट। उसको गेन बोलो पर कहां लेके जाओ? ओसीआई में। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन में प्लीज बताओ कहानी समझ आती है? हाँ, अगर आदिल कह रहे हैं अगली दफा अगर डिबेंचर इशू करेंगे तो इंटरेस्ट क्या ज्यादा देना पड़ेगा? यस। मुझे बताओ, अगर आप डिफॉल्टर हैं और आपको फिर भी पैसे चाहिए, एक तो आपको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, दूसरा आपको रेट मार्केट जितना या मार्केट से भी ज्यादा, मार्केट तक तो जाओगे ही जाओगे, बात होगी उसके ऊपर की, और उसके ऊपर रेट नहीं देना तो आपको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा आज। तो उस केस में मुझे लगता है आपका इफेक्टिव कॉस्ट बढ़ जाएगा, हाँ या नहीं? कैसे बढ़ेगा? एक तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं और आपको पैसे आगे वापस करने हैं ज़्यादा, तो आपने कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करना है। उसका रिस्क जो आप देख रहे हैं, उसका रिस्क ज़्यादा है तो उसका रिटर्न भी ज़्यादा होगा। पहले बताओ डायनेमिक समझ आते हैं? तो आपने एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में ये करना है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की अकाउंटिंग करते हुए इशूअर के केस में, हाँ इन्वेस्टर का तो कोई है ही नहीं ना अमल दखल, इशूअर के केस में अगर आपको गेन हो रहा है ड्यू टू
चेंज इन क्रेडिट रेटिंग, तो उसमें OCI का पोर्शन OCI में जाएगा, PNL का पोर्शन, और OCI का पोर्शन कौन सा होगा, जो आपके अपने की वजह से हुआ है। तो मुझे यहाँ पे आप ये समझा सकते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन इन OCI कितना जाएगा, 5,000 इंटू 2, 10,000, और बाकी 10,000 PNL में। अदरवाइज अगर ये अकाउंटिंग नहीं होती तो सबका सब कहाँ दिखता, तो शेयर होल्डर बोलते वाह यार वेल डन भाई, क्या काम किया है, जबकि वो काम अच्छा नहीं है। तो क्रेडिट रेटिंग का गेन अलग, नॉर्मल गेन अलग, मार्केट को जो रिफ्लेक्ट करे। OCI कहाँ से आ गया, तो मतलब यहाँ पे 5 मिनट से तफरी कर रहा था कि ये तो पूरा तो बताया, अबे अभी तो बताया कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता ये है कि दिस इज अ टेम्पररी सॉर्ट ऑफ गेन, ये परमानेंट मार्केट गेन नहीं है। इसको आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव में, इनकम मना नहीं कर रहा, इनकम है पर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, रिजर्व में लेके जाओ, क्योंकि ये आपके अपने भरने की वजह से, ना कि मार्केट के चेंज की वजह से। पहले बताओ बात समझ आती है? बाकी जैसे आपको फेयर वैल्यू थ्रू OCI का मॉडल नहीं किया हमने, उसमें गेन लॉस कहाँ जाते हैं, पर वो तो मॉडल होता ही लॉन्ग टर्म के लिए। ये कह रहा है इवन दो आप शॉर्ट टर्म मॉडल पे हैं, हेल्ड फॉर सेल है, पर अगर कोई गेन हुआ है आपको अपनी क्रेडिट रेटिंग चेंज होने की वजह से इशूअर को, तो वो कहाँ जाएगा, OCI में। तो सिंपल कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं कर। देखो एक सिंपल इसका, सर फिर लॉस भी इसी तरह बाइफरकेट होगा, हाँ वही हुआ है ना। अब आप बात सुने, कोई आपसे बोले कि यार आपको ये गेन हुआ है, क्या ये यूजुअली क्रेडिट रेटिंग का गेन आपकी किताबों में आता है या एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल गेन को मैंने PNL में जाने दिया या अलग रखा है, OCI में रखा है। दिस इज द रीजन कि आपके PNL को डिस्टॉर्ट, क्योंकि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग का मतलब ही यही था ना कि PNL में चीजें आएंगी, पर ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। इसको कहाँ रखा है, OCI में। कहानी समझ आती है? चलिए जी इसको कॉपी कर लें जल्दी से भाई। ऑनलाइन वालों बात समझ आती है? शहीद, आदिल, माहीन, कशिश, जल्दी सारे बच्चे, एहतसाम, बेहतरीन, कॉपी करें इसको। नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा इशू है, ये तो को सवाल अच्छा है बच्चों के, इशू है का फेयर वैल्यू थ्रू OCI मॉडल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि या तो वो ये बोलेगा ना कि कभी भी सेटल करूंगा, या तो आखिर तक रखूंगा, बीच का रास्ता तो है ही नहीं ना, इसलिए। कि कोई भी बंदा उधार इस नीयत से नहीं लेता ना कि अगर दिल हुआ तो सेटल कर दूंगा, मतलब ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं बनती ना, इसलिए फेयर वैल्यू थ्रू OCI का मॉडल नहीं है। सवाल रेलेवेंट है कि भाई फेयर वैल्यू थ्रू OCI क्यों नहीं है। इन्वेस्टर तो क्या बोलता है, रखा हुआ आइडल पैसा था, दिल हुआ तो इन्वेस्ट किया बस भेज दूंगा, अगर तो मुझे कभी नीड हुई। ये इशू जो लाइबिलिटी ले रहा है वो ये तो नहीं कहेगा कि पैसे लेके रख लेता हूँ, सूद देता रहता हूँ बिला वजह, कभी दिल हुआ तो वापस कर दूंगा, तो ये लॉजिक नहीं बनती, इसलिए ये मॉडल नहीं है। मतलब क्रेडिट खराब होने की वजह से गेन सिर्फ OCI में जाए और मार्केट चेंजेस वाला गेन PNL में जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही आदिल, बिल्कुल सही कह रहे हो। बस ये आखिरी था, एक 0 कूपन बॉन्ड है, अभी इसके बात करते हैं वो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उर्दू में डिक्टेट करा दें, तो मैं आपको, तो मैं एक एक पेज की समरी दूंगा ना हर एक स्टैंडर्ड की, तो ये जैसे ही ख़त्म होगा उसी क्लास में आपको समरी दे दूंगा, आपको प्रिंट दे दूंगा, इनको PDF दे दूंगा, सही है। आप PDF आपके पास भी आ जाएगा, तो वो तो मैं दे दूंगा ना, जानिए उसमें सब लिखा हुआ है।
स्क्रॉल करूं? फेयर वैल्यू हाँ 105 पे था मैं जब मैंने ख़रीदा था इसको। अब मैं किस पे आ गया? 101 पे। तो 4 रुपये का डिप है। 2 रुपये का डिप किस वजह से? मार्केट की वजह से। 2 रुपये का डिप किसकी वजह से? आपकी अपनी वजह से। तो जो आपकी अपनी वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है ना, उसको शेयर होल्डर को ये नहीं बताना कि दिस इज़ अ नॉर्मल मार्केट गेन, दिस इज़ योर एब नॉर्मल गेन, जो कि कहाँ जाएगा? इशूअर को तो वो तो पीएनएल ही होगा। नहीं अब देखो ना यूं, अब देखो क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव होगी आपकी, वो तो आपका अपना वाला है ना हिसाब किताब। देखो आपकी फॉर एग्जांपल आपका रेट था 15%, मार्केट में 13% हो गया, तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली, तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली, वो तो जेन्युइन गेन है ना, वो तो कहाँ जाएगा? पीएनएल में। और क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव होने की वजह से जो वाकई और गेन आएगा ज़्यादा, पर उस पर आपको रेट तो ज़्यादा नहीं मिलेगा ना, तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता यहाँ पे। मैं आपका सवाल समझ गया कि आप कह रहे हो कि क्रेडिट रेटिंग की वजह से फिर हो गया, तो वो तो ऑलरेडी इम्प्रूव थे और इम्प्रूव हो गए, इसमें रेट आप ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते ना, या कम नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? स्क्रॉल करें। कॉन्सेप्ट बस एंड मरहले पे हैं शहीद। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मंडे से हम नए स्टैंडर्ड पे चले जाएं। स्क्रॉल करूँ उसको? ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। हाँ जी चलें सवाल पे। डन। चलें जी, अब आते हैं हम प्रश्न के ऊपर। ओके ये करके बताना है आपने भाई। अभी सारे पास पेपर करेंगे जानी, मे बी ये मंडे से अगर हम नहीं भी करें नया स्टैंडर्ड तो हम ट्यूसडे से कर लेंगे और पास पेपर सारी क्लास में करेंगे। आप करेंगे?
इसमें सिर्फ आप मुझे इशूअर की करके बताएंगे, सही है, नॉट इन्वेस्टर। हाँ जी, हो गया। इन्वेस्टमेंट आपने 2020 में किया। हाँ, दो 2020 में जो फेयर वैल्यू चेंजेस हैं उसमें कोई ओसीआई का इम्पैक्ट होगा? रीज़न? क्योंकि कोई क्रेडिट रिस्क का कोई पंगा नहीं है। सोच सही रह रहते हैं, मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से सोच लो, सीधा सीधा हिसाब है, उसका फ़ायदा मेरा नुकसान, उसका नुकसान मेरा फ़ायदा। हाँ सही है ना, बोल रहा कॉम्प्लेक्स कौन करे यार, उसके हिसाब से सोच लो। आदिल पूछ रहे हैं सर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जब करनी चाहिए जब ज़्यादा पैसे हों? नहीं, आपको जब करनी चाहिए जब आपके पास नॉलेज हो। आप अभी 25,000 रुपये लेके घुसे मार्केट में और एक्सपोजर लें इस नीयत से कि ये वापस नहीं आएंगे।
डन हो गया? डन? अच्छा जी सर, अब हम देख लेते हैं कि इसने किया क्या क्या। उसने बोला कि भाई मुस्कान लिमिटेड है, ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करती रहती हैं जिसको मेजर करती हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। ऑन जनवरी 1 एमएल ने इशू किए हैं 5 लाख डिबेंचर्स जिसका रिटर्न है कितना, 9%, जिस पे प्रीमियम लिया है इन्होंने, मतलब क्रेडिट रेटिंग तो बेहतरीन चल रही थी तभी तो इन्होंने प्रीमियम लिया है। द फेस वैल्यू इज ₹100। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? डिबेंचर वर इशूड टू फाइनेंस द सिमिलर, यानी उन्होंने किया ये कि यहाँ से पैसे लिए कहीं लगा दिए, पर वो हम लगाने वाली अकाउंटिंग का बोल रहे हैं या लेने वाली अकाउंटिंग का? इशूअर यानी पैसे लेने वाली अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। अवॉइड अकाउंटिंग मिसमैच। अच्छा, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू क्लासिफाई दीज डिबेंचर्स एट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन ऑर्डर टू अवॉइड द अकाउंटिंग मिसमैच। अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब ये होता है कि जिस सिक्योरिटी से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करेंगे उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रख रहे हो, तो जो सिक्योरिटी ले रहे हो उस पर भी पीएनएल पे रखो ताकि अकाउंटिंग मिसमैच ना हो। यानी एक जगह गेन होगा, दूसरी जगह फायदा होगा, दूसरी जगह फायदा होगा, दूसरी जगह लॉस होगा, तो मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेसिक बात करते हैं, हैवी बात नहीं करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने सिक्योरिटी इशू की, सही है, सोच के बताना ठंडे दिमाग से, और उसी से आपने इन्वेस्टमेंट भी कर ली, सही है, एक जगह से पैसे लिए दूसरी जगह डाल दिए। अब मुझे बताओ मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो आपकी लायबिलिटी की वैल्यू, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, जल्दी बताओ, तो लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, गेन हो जाएगा। अच्छा, इसी पैसे से आपने दूसरी डेट सिक्योरिटी खरीदी हुई है, वहां पे आप इशूअर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो कोई और बंदा है ना, उसका अलग मार्केट होगी जो भी है। अच्छा, अब मार्केट रेट ऊपर गए तो इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा नुकसान? नुकसान, क्योंकि मार्केट रेट ऊपर गए आप वहीं पे ही हैं, तो ये गेन उस लॉस को ऑफसेट करेगा, तो मिसमैच नहीं आएगा ना। एक ही जगह रखो, एक गेन एक लॉस, एक लॉस एक गेन, उलट करते हैं आप। हाँ बोले नाइस, मजा आया था, सुनो वगैरह। इशूअर, अब मैं वापस से, इशूअर हैं आप, सही है, इशूअर ने किया ये कि भाई सिक्योरिटी इशू की, उसी पैसे से एक इन्वेस्टमेंट कर ली डेट सिक्योरिटी में दूसरी मार्केट, एग्री। मार्केट रेट्स नीचे आ गए तो लायबिलिटी में फायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू, तो आज अगर आप किसी और को चिपकाएंगे ये लायबिलिटी, वो बोलेगा भाई ज़्यादा पैसे दे, रेट जो है ना वो हिसाब किताब आउट है, यानी मार्केट में रेट कम है, इसका रेट क्या है, तो बोलेगा आप मुझे अपनी लायबिलिटी चिपका के जा रहे हो तो मुझे तो आगे लोगों को पैसे ज़्यादा देने हैं, तो आप मुझे ज़्यादा पैसे, लायबिलिटी में हो गया नुकसान, सही है। मार्केट रेट्स क्या गए? आगे सुने, इन्वेस्टर पे आ गए, जहां मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो स्टैटिक है, मार्केट रेट्स नीचे आ गए तो इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया? तो इन्वेस्टमेंट में गेन हो गया, इशुएंस में नुकसान हो गया, सेट हो गया, मिसमैच नहीं है। अगर इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखो तो मिसमैच है। तो बोल रहा है जिस फंडिंग से आपने फाइनेंशियल एसेट खरीदा है, अगर उसको आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रख रहे हैं तो इस लायबिलिटी को भी, ताकि मिसमैच खत्म हो जाए, अलग अलग नहीं करना। व्हाट इफ वो बोलता कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है इसी पैसे से और मैं लायबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखता हूं, इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखता हूं, मिसमैच आ गया ना। उस पर गेन लॉस आ रहा होगा जबकि लायबिलिटी पे मौजूद होते हुए भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, क्यों? अमोर्टाइज कॉस्ट
बात समझ आ रही है? तो अब मैं खाली इस अकाउंटिंग का मतलब समझाने के लिए जो ड्राफ्टिंग की है मैंने, यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू क्लासिफाई दीज डिबेंचर्स एट फेयर वैल्यू थ्रू टू अवॉइड, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट किस पे रख रहा हूं, पीएनएल पे, तो लायबिलिटी भी किस पे रख रहा हूं, ताकि मैच हो जाए, मिसमैच ना हो। सही है ना? आप तसव्वुर करें लायबिलिटी को आप अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होती, गेन लॉस आ रहे होते हैं, जबकि इसमें पोटेंशियल है कि गेन लॉस मॉनिटर हो, जबकि हो नहीं रहा होगा, मिसमैच हो गया ना। तो उसने बोला इसको उठा के भी वहां चिपकाओ ताकि मिसमैच ना हो। तो ये वाली बात थी। आगे, द फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर 105 पर डिबेंचर थी 31 दिसंबर 2020 पे। देयर वाज नो चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क ऑफ एमएल इन दिस टाइम पीरियड। तो अगर हम पहले सिंपल बेसिक अकाउंटिंग करें भाई, सिंपल बेसिक सादा अकाउंटिंग, तो उसके अंदर आप ये कहेंगे कि भाई आपकी फेस वैल्यू कितनी थी, हाँ जी 5 लाख इंटू 100, 50 मिलियन है या 5 मिलियन है? प्रीमियम है 3 जीरो और नहीं, सही है ना, 50 मिलियन बोला ना तुम लोगों ने, तो 50 मिलियन में 6 जीरो आ गए ना, और एक पीछे लगा हुआ है, या 15 है? सही तो है। प्रीमियम कितने का है? 2 का, तो ये कितना आ गया 1 मिलियन, तो ये हो गया 51 मिलियन, ठीक है ना? चलें जी, ओके, ये आ गया आपके पास। इसके बाद आपने बेयर की है, वो कितनी है 2%, 2% ऑफ फेयर वैल्यू कितनी आ रही है 1.02 मिलियन, ये लेस करा दिया, ये कितना आ गया जानी, सही है भाई, ये हिसाब किताब आ गया। अच्छा, अब हमने इसकी एंट्री ये बनाई होगी, कैश आया मेरे पास 499,80,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट 10,20,000 से, और बॉन्ड्स हैं, ये डिबेंचर है, सॉरी, डिबेंचर पेबल कितने से रखेंगे 51 मिलियन आ गया। सही है जी, ये हिसाब किताब आ गया सीधा। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे अकाउंटिंग शुरू की, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, फेयर वैल्यू, गेन या लॉस। अच्छा, ओपनिंग आपने अपनी ये अमाउंट रख दी 51 मिलियन। अच्छा, आप जो इंटरेस्ट लगाएंगे, कूपन कितना ऑफर किया आपने 9%, 9% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू, और 9% कितना बनता है 4,500, 4.5 मिलियन। सही है ना? अब वो तो हमने लंबी कर ही दी है, तो 4.5 मिलियन। सर अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इशूअर की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो आगे सेल करेगा? नहीं, देखें, अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इशूअर की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो अगर आज उसको सेटल करना है तो वो ज़्यादा पैसे पे सेटल करेगा, ऐसा ही है ना? तो उसको क्योंकि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, रीज़न बीइंग कि मार्केट में रेट्स कम है, इसकी सिक्योरिटी का रेट ज़्यादा है, तो किसी को भी चिपकाएंगे वो बोलेगा भाई मुझे आगे सूद देना होगा ज़्यादा, तो मुझे पैसे भी तुम ज़्यादा दो। वो तो सारी कहानी तो यही इवॉल्व हो रही है। अच्छा भाई, इसके बाद हमने कहा कि यही 4.5 मिलियन आ गया, क्लोजिंग पे सेम रख दें 51 मिलियन। अच्छा, अब 51 मिलियन
की फेयर वैल्यू कंपैरिजन है, कितनी आ रही है 105, तो हम कितने पे थे वैसे 2 के उस पे थे, तो कितनी आती है अमाउंट ये यही है। तो आपको जो यहाँ पे लॉस हुआ है गेन हुआ है, लॉस हुआ है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ है, कितने का 1.5 मिलियन। इसकी आपने एंट्री बनाई होगी फेयर वैल्यू लॉस इन पीएनएल डेबिट और डिबेंचर पेबल क्रेडिट 1. ये आ गया, ये बनी आपकी 31 दिसंबर। अच्छा कूपन की एंट्री मैं नहीं बना रहा, वो अपनी जगह है, बल्कि बना ही लेते हैं। चलो कैश हो जाएगा क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से 4.5 मिलियन से। ये आ गया सही है 31 दिसंबर पे। अच्छा अब आपने 2020 क्रॉस किया तो आप एंटर हो गए 2021 में। मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया 5250,000, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, और ये एग्जैक्ट आ गया 5250,000। अच्छा अब इसको आप फिर मार्क टू मार्केट करेंगे, बट आपकी वैल्यू डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे आ गई, 101 पे आ गई, तो 101 इंटू आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज करो तो वैल्यू कितनी आती है 50.5 मिलियन। अच्छा अब टेक्निकली आपको जो है वो फायदा हो गया, ओवरऑल फायदा बताते हैं कितने का है 2 मिलियन का। अच्छा ओवरऑल फायदा हो गया, तो इसकी मैंने एंट्री बनानी है 31 दिसंबर 2021 पे। अच्छा 31 दिसंबर 2021 पे आप जब ये एंट्री बनाएंगे तो आपने कहा कि भाई पहले तो मैं डिबेंचर पेबल को डेबिट कर दूं कितने से 2 मिलियन से। अच्छा फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल और फेयर वैल्यू गेन इन ओसीआई कितना कितना 1 मिलियन आ गया। और बाकी 1 मिलियन ओसीआई में क्यों लेके जा रहे हैं भाई, क्योंकि सर ये जो आपका हिसाब किताब चेंज हुआ है या फ़ायदा हुआ है ये आपको मार्केट डायनामिक्स की वजह से नहीं हुआ, आपकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। तो क्या ये नॉर्मल गेन है, ये नॉर्मल गेन है, एंड दिस हैज़ टू बी क्लासिफाइड इन ओसीआई। क्लैरिटी है। तो मैंने जो तुम्हें सवाल करवाया वो बेसिकली 2 सालों वाला था, हो सकता है किसी एक साल में सही हो दूसरे साल में खराब हो। क्लैरिटी है। अच्छा भाई कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज हो तो लॉस आ सकता है, आया तो था, ये था क्रेडिट। मैंने अभी आपको बताया था ना, इन्होंने सवाल किया तो देखो क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज होने से रेट्स पे कोई नहीं फर्क पड़ता, आपकी इशू तो हो चुकी है ना, उससे आपकी लायबिलिटी का क्या ताल्लुक है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। देखो क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाए उसका बाकी तो कोई चेंज नहीं है ना। हाँ अलबत्ता अगली बार जब सिक्योरिटी इशू करेंगे तो आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है आपको वो पैसे वापस ना करने हो, तो वो बात की बात है, सही है। नहीं तो उसका देखो आदिल एक सिक्योरिटी इशू हो चुकी है और उसमें आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई है, सही है ना, उसका आगे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फेयर वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं होगा आज इस सिक्योरिटी पे। हाँ अलबत्ता जो फ्यूचर में जाके करोगे उस पर होगा। क्लैरिटी है आदिल, बात समझ आती है? ओके। अच्छा अब एक बेसिक सवाल जल्दी से, पास पेपर, इसमें से जनरल एंट्री बना दो मुझे आप। ये बताओ कि
इसने अकाउंटिंग की भी क्या है, होनी क्या चाहिए, सोच के करना है ये सवाल, पास पेपर का है, वो भी देख लो, स्प्रिंग 2022। किसका? एरर का सवाल है। उसमें नीचे तो लिखा हुआ है जो ऊपर एसेट लायबिलिटी की अमाउंट आई हुई है ना, उसकी रिवाइज अमाउंट्स बता दो। पर इसमें 1 to 3 पार्ट्स थे, मैंने उसमें से कुछ पहले करा दिए हैं, एक ये रहा उसमें से। सही है। जो भी करेक्टिंग एंट्री होगी वो एसेट या तो इंक्रीज करेगी, तो उसमें प्लस माइनस करके बता दो, तो एंट्री बना दो तो वही काफ़ी है। सही बनानी है भाई एंट्री। समझ आया उसने क्या हरकत की है? नहीं सही सोचें, नहीं आप करके दिखाएं फिर बात करेंगे। यस बिल्कुल आदिल सही कह रहे हो। हाँ भाई इशूअर है ना ये, है ना। और इसने अकाउंटिंग कौन सी ऑप्ट की हुई है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या अमोर्टाइज कॉस्ट? अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर उसको आईआरआर को यूज़ करके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करके अमोर्टाइज कराना चाहिए। इन भाई साहब ने अलग एसेट बना के उसको क्या किया है, स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज कर रहा है। तो हमने तो कभी ज़िंदगी में सीखा ही नहीं है ये। क्या ये स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज होगा या आईआरआर के ज़रिए? तो वो एक फ़र्क है।
देखो ना इसने शुरू कहाँ से किया है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इंकर की है वो एक एसेट के तौर पे अलग से रिकॉर्ड कर दी है और वो अमोर्टाइज हो रही है 5 सालों पे। बात समझ आई? तुम लोगों को ये अंग्रेजी समझने में मुश्किल हो रही होगी ना कि उसने पहली 2 लाइनों में क्या लिखा हुआ है। हाँ, स्ट्रेट लाइन। तो और फिर लिख रहा है कि जो हाफ ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि देखो ये सिक्योरिटी में इसने इशू कब की है, जुलाई में, ऐसा है ना, जुलाई में इशू की है। और जुलाई में इशू करने के बावजूद जैसी बात है 6 महीने हुए हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा बट पे नहीं हुआ होगा। तो उस भाई ने जो है ना उसका अक्रूवल बुक किया हुआ है, जबकि आपने आईआरआर के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करना होता है। उसने किसके हिसाब से किया हुआ है, कूपन के हिसाब से। तो एक वो भी फ़र्क आएगा। तो ये तो एक आइडिया दिया तुम लोगों को मैंने कि ये सोचो ऐसे। इंटरेस्ट किससे बुक होता है, कूपन से, आईआरआर से? आईआरआर से। उसने किस पे किया हुआ है, कूपन से। सर आपको कैसे पता लगा कूपन से बुक किया हुआ? देखो लिखा हुआ क्या है, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड। तो पे क्या होता है, कूपन। इफेक्टिव इंटरेस्ट तो पे नहीं होता ना, पे क्या होता है, कूपन। तो देखो कूपन की वजह से मैं कह रहा हूं ना, फर्दर हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 30 जून अगले साल हैज बीन अक्रूड। तो इसका मतलब क्या है कि जो कूपन आप लोगों ने पे करना था अगले साल के आखिर में, वो वाली अमाउंट उसने अक्रूवल के तौर पे 6 महीने की बुक कर ली है, जबकि आपको एक्सपेंस उसका नहीं करना है, आईआरआर के हिसाब से करना है। क्लैरिटी है? तो ये एक बेसिक फ़र्क है। तो वो ऐसे घुमाता है अल्फाजों में। अब करें इसको। हाँ जी, मैं कराऊंगी ये। चलें एक बात देख लेते हैं ना। उसने किया ये है कि उसने जो एंट्रीज मेड, ये लिखते हैं ना, एंट्रीज मेड के अंदर उसने किया क्या है, सबसे पहले जुलाई 1, 2000 क्या ये 21 ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट को डेबिट किया है, ऐसा ही है, और कैश को क्रेडिट किया है। देखो यहां से पता लग रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर्ड ऑन द बॉन्ड वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट और अमोर्टाइज किया उसने। अच्छा, अब उसने ऑब्वियस सी बात है कि 31 दिसंबर 2021 पे आते आते उसने क्या किया, उसने अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट किया और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट को क्या कर दिया भाई, क्रेडिट कर दिया। कितने से किया है, अमाउंट बताओ। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो कह रहा है विद एसोसिएटेड विद इशूएंस वाज 20 पर बॉन्ड, तो 6000 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 1/20। तो उसने 1/20 ये कैपिटलाइज किया था और फिर 1,20,000 डिवाइडेड बाय इंटू 6/12 कितना आता है, 12,000। कोई ऐसा जिसने 6/12 नहीं किया, पूरा ले गए थे साल। तो आपने देखना है क्या मोडल, 6 महीने की बुक करनी है ना इसने, तो वो किया हुआ है इसने। सही है जी, ओके। तो 6/12 हो गया, ये की हुई है इसने। अब गलत है ये मुझे पता है, पहले ये देख लो ना कि उसने किया हुआ क्या है। चलें, इसके अलावा उन भाई ने पता है क्या किया है, इसी पहले वाले दिन के ऊपर अगर हम ज़रा उसको नीचे घसीट के लेके जाएं अकाउंटिंग को,
तो जब उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग कर दी, कहने का मतलब ये है, अच्छा इसमें कोई प्रीमियम वगैरह है या डिस्काउंट है? अच्छा, जब किसी और चीज़ की बात नहीं की तो मतलब उसको फिर वैसे रिकॉर्ड किया होगा फेयर वैल्यू पे। देखो कहने का मतलब क्या है, फेस वैल्यू क्या है इसकी, जल्दी बताओ। फेस वैल्यू आप लोग कह रहे हैं कि सर 6000 इंटू 1000 है ना, ये कितनी आती है? 6 मिलियन। अच्छा, ये जो 6 मिलियन की अमाउंट है ये फेस वैल्यू है। डिस्काउंट कितने का है? 50 इंटू 1000 कितना? कितना? 50,000। सॉरी, हाँ 6000। ये कितना हो गया? 3 लाख। ये कितना आ गया? 5 पॉइंट। ये क्या कहलाएगी इसकी? फेयर वैल्यू। अच्छा देखो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो वैसे भी हमें क्या करनी थी, इसमें नेट करनी थी, ऐसा ही है ना, और उसको अमोर्टाइज कॉस्ट के जरिए लेके जाना था आगे। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अमाउंट आ रही है, आप लोगों ने निकाली हुई 1,20,000। इसको अगर नेट करो तो कितना आता है? 5580। ये थी अमाउंट ऑल टुगेदर। अच्छा, इसने क्या किया, इसी जुलाई के ऊपर जब ये सिक्योरिटी परचेज की, क्योंकि इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तो अपनी सिक्योरिटी में नेट किया ही नहीं है, उसने तो अलग से एसेट बना दिया है, तो इसने यहाँ पे एंट्री पता है क्या बनाई होगी? कैश डेबिट हुआ होगा, सही जी, और सिक्योरिटी का नाम क्या है? बॉन्ड है, बॉन्ड पेएबल क्रेडिट किया होगा। अच्छा, बॉन्ड पेएबल इसने क्रेडिट किया होगा कितने से? 5 पॉइंट। एग्रीड। ये अकाउंटिंग इसने की होगी, 5.7 मिलियन से सीधा उसका अलग एसेट बना दिया कैश करके। अच्छा, इसको करना क्या चाहिए था? कैश जो इसके पास से गया है एसेट के बजाय इसको लायबिलिटी में नेट करना चाहिए था, ऐसा है ना, एसेट के बजाय उसको, यानी कैश क्रेडिट करता बेशक, पर लायबिलिटी डेबिट कर देता, ताकि वो लायबिलिटी नेट हो जाती, आज पैसे कम मिलते, आगे देने होते ज्यादा, तो वो अमोर्टाइज होता। उसने इसके बजाय क्या किया है? एसिड क्रिएट कर दिया है अलग से, लायबिलिटी को नेट करने के बजाय क्या किया? एसिड क्रिएट कर दिया। पहले बताओ क्या ये बात समझ आ रही है कि लायबिलिटी को डेबिट करने के बजाय उसने एसिड को डेबिट कर दिया है, और आईआरआर से एक्सपेंस बुक करने के बजाय अमोर्टाइज कर रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उसने क्या किया हुआ है? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो, ये क्लियर है कि उसने क्या किया हुआ है? पहले ये होना चाहिए जल्दी से सारे बच्चों। ओके, आदिल कह रहे हैं क्लियर है, एहतसाम कह रहे हैं क्लियर है, बाकी ओके, अरूबा सब कह रहे हैं क्लियर है। ओके चलें, ये बात समझ आती है। इसने फिर यहाँ पे एक और हरकत की हुई है, वो हरकत ये है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल या बॉन्ड पेएबल क्रेडिट। कितने से इसने अक्रू किया हुआ है? वो इंटरेस्ट जो कि पे होना है, कितने महीनों का? 6 महीनों का। तो आपने कहा फेस वैल्यू है 6 मिलियन की, कूपन कितना है? 11% और 6/12 कितना आता है? ये भी तो इसने बुक किया हुआ है ना अकाउंटिंग में, कितना आता है? 3,30,000 6 महीने का। ये इसने ऑल टुगेदर अकाउंटिंग की हुई है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें मुझे बताओ इफेक्टिव रेट क्यों ज्यादा है मेरा? इफेक्टिव रेट मतलब मेरा एक्सपेंस ज्यादा है इशूअर का, इसलिए क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है और डिस्काउंट है वो दोनों की वजह से मुझे हिट पड़ी है, और मुझे आगे पैसे देने ज्यादा, तो वो भाई तो कुछ अमोर्टाइज कर ही नहीं रहे, सिंपल सिंपल अकाउंटिंग करके बैठे हैं। अब हम वो करेंगे जो करना चाहिए, तो हमने कहा कि टू बी मेड में जाते हैं हम। जल्दी से बताओ, टू बी मेड के अंदर आपकी पहले दिन पे कैश डेबिट होना चाहिए था 55 और बॉन्ड 55
अच्छा ये बात पत्थर पे लकीर है कि देखो कैश में कोई मसला नहीं है, कैश आया इतना गया इतना, देख लो यही आएगा 5580। कैश अकाउंटिंग बिल्कुल सही है। जल्दी से मुझे बताओ कि आपने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कितना बुक करना चाहिए? वो यूं करते हैं ना, ओके, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। मुझे ओपनिंग बताते हैं कितना है? 55,000,000। इसके ऊपर कितना परसेंट लगाऊं? 13%। पर 13% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? वेरी, वाई 6 मंथ्स? ठीक है सर, 6 महीने हुए हैं, तो अमाउंट कितनी आ रही है? 3627700। यही है 362,700, यही आ रही है भाई। चलें जी, कैश है कुछ? कब पे करेंगे? अगले साल के मिड में, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट का साल तो जुलाई से जून चल रहा है ना, बीच में ईयर एंड आ गया है, तो जिस साल की इनकम है, जिस साल का एक्सपेंस है, उसी में बुक होगा। मुझे बताते हैं इन दोनों को प्लस करके क्या अमाउंट बनती है जानी? क्योंकि प्लस करोगे पे तो बाद में करोगे ना। 5927, यही है, इन दोनों को प्लस करके यही आता है ना। चलें जी, ओके, यानी आपने सिर्फ इंटरेस्ट बुक किया है कुछ पे, और ये इंटरेस्ट किस पे बुक हुआ है? IRR पे। और एक चीज सोच के बताओ, बता दिया तो मैं वाकई मान जाऊंगा तुम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। हमने इंटरेस्ट कितना बुक किया है? 362,700 का। यहां पे ये कम क्यों बुक किया है इसने? इसकी वजह क्या है? उसने कूपन पे किया हुआ है। हम दो चीजें और मजीद अमोर्टाइज कर रहे हैं, डिस्काउंट और, इसलिए हमारा एक्सपेंस, उसने एक्सपेंस बुक, बात वो तो बेवकूफ समझो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग लेके चल रहा है, उसने कुछ भी अमोर्टाइज नहीं किया, जबकि हमें अमोर्टाइज करना है। बात क्लियर है? पक्की बात है? ओके जी, आगे। अब मुझे एक बात बताएं, सही करने के लिए इसको पहले तो ये देखो ना कि अकाउंटिंग होनी क्या चाहिए थी। तो हमने ये किया होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बॉन्ड पेएबल क्रेडिट, कितने से? 362,700। मुझे लगता है यहां पे आके अकाउंटिंग खत्म हो जाती, सिर्फ ये प्यारी मासूम सी दो एंट्रियां बननी चाहिए थी। अमोर्टाइज कॉस्ट पे तो ये बनती ना, और कुछ होना नहीं चाहिए था। अब हम बनाते हैं यहां पे करेक्टिंग एंट्री। अच्छा, करेक्टिंग एंट्री के अंदर आप लोग जरा विजिलेंट रह के मुझे बताना क्या क्या करना चाहिए। पहले तो एक एक करके मुझे समझाओ। कैश ईयर एंड पे, कैश पे ईयर एंड पे करेंगे? नहीं, देखो अरूबा, ईयर एंड आ चुका है, पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हो रहा है? जुलाई में। पहला साल कॉन्ट्रैक्ट का कब खत्म होगा? अगले साल के जून में। तो कैश की पेमेंट कब करूंगा? इस साल या अगले साल? तो बीच में ईयर एंड आ गया तो एक्सपेंस नहीं बुक करूं? करेंगे। उसने भी अल्लाह की कसम किया हुआ, पर उसने देखो क्या बुक किया है? कूपन का पेएबल, यानी उसने लायबिलिटी में डाला हुआ है, वो कूपन के हिसाब से डाला हुआ है। अब आपने बहुत ही ज्यादा विजिलेंस के साथ मुझे बताना है इसकी अकाउंटिंग सोच क्या है। इधर देखें, पहले मुझे बता दो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट। हाँ, अभी इधर बताइए, ये इतने पे था, इतने से कम हो गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट कितने का पड़ा हुआ है आपकी बुक्स में? नहीं, ये तो 1,20,000 है ना, ये 12,000 है। ये मैंने एक जीरो ज़्यादा लगाया हुआ था यहाँ पे, ये 12,000 है। कितने का पड़ा हुआ है? 1,00,000। अब देखो क्या करना है हमने, मैंने सिंपल ये किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट को ये खत्म कर दिया ना, क्योंकि ये बिला वजह का एसेट पड़ा हुआ है, इसको होना, उसको तो लायबिलिटी में नेट होना चाहिए था और अमोर्टाइज होना चाहिए था, जो कि हमने करना है अभी। ये एसेट खत्म कर दिया। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? क्या ये 1,08,000 इन टोटल एसेट्स में मौजूद होगा? यस। क्या लिखा हुआ है? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपको दिया हुआ है, ये गलत है, इसको क्या करना है?
सही करना। तो इसके अंदर क्या ये फिर पूछता हूं 1,08,000 रुपए का एसेट मौजूद होगा? होना नहीं चाहिए, होना, इसलिए मैंने इसको, क्योंकि ये एसेट एसेट रहना चाहिए, लायबिलिटी में नेट होना चाहिए, लायबिलिटी में नेट होना चाहिए, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, हमने इसको हटा दिया यहां से। क्लैरिटी है? देखो अब जो हुआ है और जो होना है उसको कंपेयर करना है, सही है। सर रॉन्ग एंट्री वाला अकाउंटेंट ने 5,70,000 क्रेडिट बॉन्ड पेबल किया होगा, तो ऊपर किया हुआ तो है 570 किया हुआ है ना हमने, ये रहा। आगे सुने, अच्छा क्या मैं शुरू से लेके चल रहा हूं या मैं आखिर में आ चुका हूं? अब मैं आखिर कंपेयर कर रहा हूं कि क्या चल रहा है, एग्रीड। अब फोकस होके मुझे बताओ एक एक करके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट खत्म हो गया, क्या अमोर्टाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिवर्स करूं? कितने से? ये एक्सपेंस रिवर्स हुआ है, सही है, एक एसेट रिवर्स हो गया, एक एक्सपेंस रिवर्स हो गया, यहां तक साथ है, पक्की बात है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। कैश का कुछ करेंगे? कैश बिल्कुल सही गया हुआ है, सही गया हुआ है, वेरी गुड, एक एक करके लेके चल रहे हैं। यहां तक कोई मसला यार बिल्कुल क्लियर है ना? एक एक करके एंट्री समझा रहा हूं, आगे ऑनलाइन लो प्लीज कंफर्मेशन दो, यहां तक कोई इशू? तभी मैंने कहा सारे 5 पेपर मैं खुद कराऊंगा इसके, ताकि एक फ्रीक्वेंसी बने करेक्शन की। चलें ओके, यहां तक तो सब सही, आदिल कह रहे हैं कोई इशू नहीं है, एहतसाम, बाकी बच्चों यार सबने कंफर्मेशन देनी होती है। इधर ये हो गया बात दो चीजों की। अब एक एक करके मुझे बताओ प्लीज, यहां पे इंटरेस्ट कितना है? 362,700। बुक कितना हुआ है? 330, ऐसा है? तो मुझे बताओ 330 और इसका डिफरेंस कितने का है? 32, पक्की बात है। 362,700 वर्सेस 330, तो 32,700 का फर्क है। तो क्या मैं और मजीद एक्सपेंस बुक करूं? अच्छा अभी एंट्री आउट हो गई है, रीजन है इसके पीछे लायबिलिटी का, प्लीज कैलकुलेटर निकालें। आप मुझे बताएं बॉन्ड पेएबल क्रिएट कितने पे हुआ था? वेरी गुड। कितने से उसने इंक्रीज किया? तो बॉन्ड लायबिलिटी कैरीड एट, बॉन्ड लायबिलिटी कैरीड एट, जल्दी बताओ कितने पे कैरी हो रही है प्लीज वापस से। इस पे उसने क्रिएट किया था और ये ऐड किया था उसने, कितने पे आ रही है? यही है, इस पे आ रही है। अच्छा होनी कितने पे चाहिए? तो 5,942,700 को कंपेयर करो किससे? 6,030 से, सही है जी। कितना आ रहा है? 87,300। अच्छा लायबिलिटी को कम करना है ना, तो मैंने यहां पे बॉन्ड पेएबल को कम किया, तो आप कह रहे हैं कितने से? वापस से 5,942,700 पे आना है फ्रॉम 6,030,000। कितना आ रहा है? 87। अब जरा देखो क्या ये एंट्री मैच होती है? मैच हो गई, क्योंकि वो सारी चीजें आपने बॉन्ड लायबिलिटी में गलत अकाउंट फॉर की हुई थी। अब पता है हुआ क्या? क्रक्स बताता हूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी थी वो इसमें नेट हो गई, वो भी अमोर्टाइजेशन के बाद, जो कि आपने अकाउंटिंग की है। पहले बताओ करेक्टिंग एंट्री समझ आती है? देखो बॉन्ड पेएबल है कितने पे, होना कितने पे चाहिए, एसेट बिला वजह खड़ा हुआ है, होना अमोर्टाइजेशन बिला वजह हुई हुई थी, रिवर्स कर दी, और एक्सपेंस कम बुक हुआ था, ज्यादा कर दिया। क्लैरिटी है? दिस इज द करेक्टिंग एंट्री। अगेन जैसे यहाँ पे बच्चे कहते थे कि सर अगर अकाउंटिंग आती हो तो करेक्टिंग एंट्री बड़ी आसान है। ओ भाई कॉन्सेप्ट आना अलग बात है, उसको अप्लाई करना अलग बात है। एप्लीकेशन आपकी तब स्ट्रांग होती है जब आप देखें हुआ क्या है और होना क्या चाहिए, और प्रैक्टिस से बात समझ आती है। तो ये सवाल कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, इसमें उसने आसान नहीं था ये, उसने अंग्रेजी जो घुमाई है ना कि उसने कूपन बुक कर लिया, तो बच्चे के दिमाग में होना चाहिए कि कूपन का मतलब है फेस वैल्यू का 1%, वो भी कितने महीने का? 6 महीने का। उसने लायबिलिटी रखी भी कुछ है, होनी कुछ चाहिए, दोनों का डिफरेंस। तो आज इंशाल्लाह जो मैं आपको क्विज दूंगा उसके अंदर फिर ऐसी का रिश्ता नहीं डाल दूंगा, सही है? ये बताओ तुम्हारी कॉल है, सही है जी।
पहली चीज़ कि क्या मैं अभी पास पेपर्स की वीडियोस हैं मेरे पास, डालूं या खुद करा दूं क्लास में? खुद करा दूं ना, बस ये सुनना चाह रहा था। तो हम एक क्लास और रखते हैं सिर्फ पास पेपर की, ताकि हम कवर कर लें। अच्छा, समरी मैंने भेज दी है, कल रख लें, चलो कल देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब मर जाते हैं बच्चे कल के लिए ना, मैं कोशिश कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, कल रखना तो रख लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट मैंने समरी भेज दी है ग्रुप पे, आप देख लीजिएगा। IFRS 9 की 1 पेज की समरी है, ऐसा सब स्टैंडर्ड्स की आपको मिल जाएगी। सही है, चलें फिर हमारे से पास पेपर रह गए, एक क्लास लगाएंगे जिसमें हम सारे पास पेपर्स खत्म कर लेंगे। चलें, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफ़िज़।